हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटेलिजेंस टेस्ट के टाइप्स को पढ़ेंगे। इसमें एक्सक्लूसिवली केवल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट लाया गया है इस वीडियो में, क्योंकि बहुत बार कहा जा रहा था कि इंटेलिजेंस की थ्योरी और टेस्ट को एक साथ मिला देने से ये बहुत बड़ा हो जा रहा था और समझने में दिक्कत हो रही थी, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। तो मैंने केवल टेस्ट को एक साथ लिया है। हम एक एक करके सब टेस्ट को देखेंगे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट कितने तरह के होते हैं। तो इंटेलिजेंस टेस्ट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला इंडिविजुअल टेस्ट, दूसरा ग्रुप टेस्ट, तीसरा परफॉर्मेंस टेस्ट। फिर उसमें और भी प्रकार आते हैं, तो हम एक एक करके देखते हैं। तो इंटेलिजेंस टेस्ट को 3 श्रेणियों में क्लासिफाई किया गया है। तीन कैटेगरी में। पहला है इंडिविजुअल टेस्ट, जो कि एक व्यक्ति पर, जैसा कि नाम से लग रहा है कि एक समय में एक व्यक्ति के साथ टेस्ट कराया जाता है। ये टेस्ट परीक्षण एक बार में एक ही व्यक्ति पर किया जाता है और ये 2 साल से 18 साल की आयु के लोगों को इस टेस्ट में शामिल किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं? तो इसमें टेस्ट हैं बिने-साइमन टेस्ट, दूसरा है रिवाइज टेस्ट जो कि टर्मन के द्वारा संशोधित किए गए हैं, तीसरा है मेंटल स्कॉलेस्टिक टेस्ट जो सिरिल बर्ट ने दिया है। सिरिल बर्ट के टेस्ट के बाद आता है वेशलर का टेस्ट, जिसको कि ये चारों टेस्ट इंडिविजुअल टेस्ट में आते हैं। तो अब हम उनको एक एक करके देखते हैं। तो बिने-साइमन टेस्ट जो है ना, वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को या बौद्धिक क्षमता को मापने के लिए यूज किया जाता है। यह सामान्य जो जनरल मेंटल एबिलिटीज है उसको मापता है, ना कि स्पेसिफिक। हम लोगों ने इंटेलिजेंस में पढ़ा था कि जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर के बारे में पढ़ा था। तो जनरल फैक्टर जो बताता है कि हर व्यक्तियों में पाया जाता है, और स्पेसिफिक फैक्टर जो होता है इंटेलिजेंस का, वो हर व्यक्तियों में अलग अलग होता है, किसी में 2 भी हो सकता है। तो ये चीजों को हम इसमें केवल जनरल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी को देखता है। यह इसमें 30 प्रॉब्लम होते हैं जो कि बहुत तरह के फंक्शन को, बहुत तरह के मानसिक क्षमताओं को मापता है, जिसमें कि ये देखता है कि जजमेंट करने की क्या क्षमता है, समझने की क्या क्षमता है, या तर्क करने की क्या क्षमता है। तो बिने का कहना था कि ये फंक्शन जो है वो इंटेलिजेंस के आवश्यक घटक हैं, एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, जो कि सब में होने चाहिए। अगर व्यक्ति इंटेलिजेंस है तो उसमें जजमेंट की, कॉम्प्रिहेंशन की और रीजनिंग की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि हमने जब पहले ही कहा कि ये जनरल क्षमताओं को मापता है जो कि सब में पाया जाता है। अगर दूसरा है रिवाइज्ड बाय टर्मन। ये क्या है कि टर्मन ने अपने टेस्ट को स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट को बढ़ावा दिया, और यह एक विकासात्मक रूप से विकलांग जो बच्चे, डेवलपमेंटली डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, उनको सहायता करने के रूप में। तो जो बच्चे विकास के साथ साथ उनका डिसेबल होते जाते हैं। तो टर्मन ने विलियम स्टर्न के सजेशन को मानते हुए उन्होंने क्या बताया, मेंटल एज, जो कि फॉर्मूला है मेंटल एज। मैंने यहाँ आईक्यू का फॉर्मूला को नहीं डिस्कस किया है, केवल वर्बल, नॉन वर्बल ये सारे टेस्ट लिए हैं। लेकिन विलियम स्टर्न ने मेंटल एज, टर्मन ने स्टर्न के जो मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 का फॉर्मूला, या जो उनके सुझाव को अपनाया कि मानसिक आयु और डिवाइडेड बाय कालानुक्रमिक आयु, इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज, सीए को 100 से गुना करके आईक्यू निकाला है। तो बाद के संशोधनों में उन्होंने वेसलर कोहोर्ट नॉर्मिंग आईक्यू को अपनाया। तो ये टर्मन द्वारा जो संशोधित टेस्ट था वो विकलांग बच्चों के लिए था, और उन्होंने पहले आरंभ में स्टर्न के फॉर्मूला को अपनाया था। फिर है मेंटल स्कॉलेस्टिक टेस्ट ऑफ बर्ट का पूरा नाम था सिरिल बर्ट। ठीक है, उन्होंने उनकी स्टडी
बर्ट ने अध्ययन किया तो उनके अध्ययन से उन्हें यह आश्वस्त हुए वो इस चीज से कि इंटेलिजेंस जो है वो वंशानुगत होता है। मूल रूप से इंटेलिजेंस हेरिडिटी से आती है। ऑल्दो सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट में वो जो हेरिडिटी है वो ओरिजिनल फैक्टर है, ओरिजिन है, और एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो सेकेंडरी रोल प्ले करते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में, बौद्धिक विकास में। उनका जो रोल होता है पर्यावरण और समाज का वो सेकेंडरी होता है और प्राइमरी होता है हेरिडिटरी। वेसलर टेस्ट जो है इंटेलिजेंस का, वो जिसे कि वेसलर टेस्ट को हम वेसलर एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होगा वेसलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में वेसवी कहा गया। यह इंटेलिजेंस टेस्ट है जो कि 1955 में पब्लिश हुआ था। यही सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये एडल्ट और ओल्डर एडोलेसेंट जो होते हैं, 18-19 साल के जो किशोर होते हैं, उनका और वयस्कों के इंटेलिजेंस को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका डिज़ाइन इस तरह से किया गया था वेसलर के द्वारा। डेविड वेसलर ने इसको डिज़ाइन किया था, जो कि यह मानते थे कि इंटेलिजेंस जो है वो बहुत तरह की मानसिक योग्यताओं से बना हुआ है, विभिन्न तरह की मेंटल एबिलिटी से बना हुआ है। खुफिया लिख देता है गूगल ट्रांसलेट करके। इंटेलिजेंस का ट्रांसलेशन गूगल में खुफिया होता है। इसे हमें बुद्धि पढ़ना होगा, सब जगह आपने इसे बुद्धि कर लेना है, ठीक है। तो ये क्या है कि परीक्षण वेसलर ने डिजाइन किया था, जो जिनका क्या मानना था कि इंटेलिजेंस बहुत सारे मेंटल एबिलिटीज से बना हुआ है, जिसमें कि एक सामान्य कारक नहीं होता, एक सामान्य फैक्टर नहीं, जनरल फैक्टर नहीं होता है, बल्कि कई अलग अलग मानसिक क्षमताएं होती हैं। तो ये बर्ट से थोड़ा डिफर कर गए। बर्ट ने बोला कि एक जनरल एबिलिटी। अब हमने देखा इंडिविजुअल टेस्ट, अब देखते हैं ग्रुप टेस्ट क्या है। उसके बाद फिर हम इसको और आगे भी डिटेल से देखेंगे। तो ग्रुप टेस्ट, समूह परीक्षण जिसको कहते हैं, वो क्या मानता है, ग्रुप टेस्ट जो है वो एक समूह के लोगों में प्रशासित किया जाता है। यह टेस्ट को एडमिनिस्टर किया जाता है जिसमें एक समूह में। तो ये ग्रुप टेस्ट हैड देयर बर्थ। ये ग्रुप टेस्ट जो था वो अमेरिका में शुरू हुआ था। ग्रुप टेस्ट अमेरिका में शुरू हुआ था जब इंटेलिजेंस ऑफ रिक्रूट्स हु जॉइंड आर्मी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वाज टू बी कैलकुलेटेड। ये अमेरिका में फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान शुरू हुआ था, जहां पर आर्मी में जिन रिक्रूटों को रिक्रूट किया जाता था, जिनको आर्मी में फर्स्ट टाइम में ज्वाइन करना था, उनको उनके इंटेलिजेंस को मापने के लिए ग्रुप टेस्ट शुरू किया गया था। तो इसमें कौन कौन तरह के टेस्ट हैं? पहला है आर्मी अल्फा और बीटा टेस्ट, फिर है टर्मन ग्रुप टेस्ट, तीसरा है ओटिस सेल्फ एडमिनिस्ट्रिंग टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी, ओटिस का स्व प्रशासनिक मानसिक परीक्षण। तो ये क्या है, इसे हम आगे देखते हैं। ग्रुप आर्मी अल्फा और बीटा टेस्ट क्या है? आर्मी अल्फा टेस्ट जो है वो अल्फा टेस्ट अलग है, बीटा टेस्ट अलग है, लेकिन चूंकि ग्रुप टेस्ट है इसलिए यहाँ पर एक साथ दिखाया गया है। अल्फा टेस्ट जो है ना, आर्मी अल्फा टेस्ट, ये वर्बल टेस्ट है। यहाँ देखिए शाब्दिक टेस्ट है, यहाँ शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये जिसमें ये मौखिक परीक्षा थी, वर्बल टेस्ट था, और इसमें निर्देशों के पालन करने की क्षमता को मापना था। मतलब कि कैसे डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं, ये आंकने के लिए टेस्ट किया गया। तो आर्मी में जिन जवानों को भर्ती करना था, उनमें कितनी क्षमता है डायरेक्शंस को, निर्देशों को पालन करने की, इसको जांचने के लिए आर्मी अल्फा टेस्ट किया गया। तो क्या है? एबिलिटी टू फॉलो डायरेक्शंस।
ये कौन सा टेस्ट था? मौखिक परीक्षा था। और आर्मी बीटा टेस्ट जो था वो क्या था? उसको दूसरे कलर से लिखते हैं। आर्मी बीटा टेस्ट ये नॉन वर्बल था। तो नॉन वर्बल किसके लिए था? तो अनपढ़ लोगों के लिए था, जो पढ़े लिखे इलिटरेट थे, जो आर्मी के जवान आर्मी में भर्ती होने आए थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे। और वो अप्रवासी लोगों के लिए भी था, जिनको कि अंग्रेजी नहीं आती थी। तो ये इलिटरेट और जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी, और अप्रवासी मतलब कि जो माइग्रेंट थे, इमिग्रेंट्स थे, जो विदेशों से आए थे, जिन्हें यहाँ की भाषा का ज्ञान नहीं था। तो वैसे लोगों के लिए जो इंग्लिश में प्रोफिशिएंट नहीं थे, अंग्रेजी बोलने में कुशल नहीं थे। तो ये दोनों टेस्ट जो है, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा टेस्ट जो है, वो वर्ल्ड वार 1 के बाद खत्म हो गया, डिसकंटिन्यूड आफ्टर वर्ल्ड वार 1। ये केवल वर्ल्ड वार 1 में सैनिकों का रिक्रूटमेंट के लिए टेस्ट किया गया था। तो आर्मी अल्फा टेस्ट वर्बल टेस्ट था, जिसमें कि शाब्दिक परीक्षण या मौखिक परीक्षण लिया गया था। ये पढ़े लिखे थे या जो ये देखने के लिए किया गया था कि वो डायरेक्शन को फॉलो कर सकते हैं कि नहीं, तो जो इंग्लिश भाषा जानते थे या जो पढ़े लिखे थे। और आर्मी बीटा टेस्ट अनपढ़ लोगों के लिए था, या जो अंग्रेजी भाषा बोल नहीं पाते थे, प्रोफिशिएंट नहीं थे, उनके लिए कराया गया था। तो किसी भी साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में जो भी पर्सन है, उसका किसी स्कोरिंग टेस्ट हैज टू टेक इन कंसिडरेशन एनी एरर दैट एग्जामिनी विल पॉसिबली मेक व्हाइल टेकिंग द टेस्ट। तो इसमें क्या है कि किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण में परीक्षा देने वाले व्यक्ति की त्रुटि को, एरर को, मिस्टेक्स को ध्यान में रखना होता है, जो कि वो एग्जाम देते समय करता है, उसको ध्यान में रखा जाता है। अब उसके बाद था हमारा ग्रुप टेस्ट में टर्मन ग्रुप टेस्ट। तो टर्मन ग्रुप टेस्ट में ये इंटेलिजेंस टेस्ट जो है टर्मन ग्रुप का, ये भी ग्रुप टेस्ट है, जिसमें कि ये 7 से क्लास 7 से लेकर क्लास 12 के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया था। ये टेस्ट जो था टर्मन ग्रुप टेस्ट था, सो क्लास 7 to 12 के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया था। और इसमें 162 क्वेश्चंस थे, जिसमें क्वेश्चंस थे जिसमें कि एमसीक्यूज थे, एमसीक्यूज जिसमें 4 या 5 ऑप्शन वाले एमसीक्यूज थे। किसी किसी में 4 ऑप्शंस थे, किसी में 5 ऑप्शंस थे। और विथ 7 टाइप्स ऑफ वर्बल्स, उसमें से 7 तरह के वर्बल सबसेट्स थे। ये वर्बल टेस्ट है, वर्बल सबसेट्स, जिसमें शाब्दिक या मौखिक होता है। इसमें क्या क्या सबसेट्स था? तो इसमें सिनोनिम्स बताना था, समानार्थी शब्द बताना था, सिनोनिम्स के क्वेश्चंस थे, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन थे, वर्गीकरण करना था कि किस ग्रुप में कौन आता है, इस तरह के क्वेश्चन थे, लॉजिकल सिलेक्शन था, इंफॉर्मेशन था, सूचना, फिर एनालॉजीज जिसमें उपमाएं दी जाती हैं, और विरोध विपरीत शब्द जिसको हम कहते हैं अपोजिट शब्द बताना, सारे वर्बल थे। और बेस्ट आंसर कि 4 आंसर में सबसे अच्छा आंसर क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन था। तो ये 7 तरह के सबसेट थे क्वेश्चंस के। ये 7 से 12 क्लास के बच्चों के लिए बनाया गया था, जिसमें 162 क्वेश्चंस होते थे। ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू होते थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते थे, जिसमें 4 या 5 ऑप्शन दिए जाते थे और 7 तरह के प्रश्न उसमें पूछे जाते थे। सिनोनिम्स जिसमें समानार्थी शब्द, वर्गीकरण, लॉजिकल सिलेक्शन और तार्किक चयन, फिर इंफॉर्मेशन देना, एनालॉजीज, अपोजिट बताना और बेस्ट आंसर। अगला था ओटी सेल्फ एडमिनिस्ट्रिंग टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी। ओटी सेल्फ एडमिनिस्ट्रिंग टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी क्या, यह डिजाइन किया गया था स्टूडेंट्स का जनरल स्कूल एबिलिटी, स्टूडेंट्स जनरल
स्कूल एबिलिटी को जांचने के लिए ये ग्रुप परीक्षण था, ठीक है, छात्रों के लिए। तो इसका रिजल्ट क्या था? इसका जो रिजल्ट आता था वो स्टूडेंट को कार्य समूह में मतलब स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड करने में काम आता था। इस टेस्ट से उनकी मानसिक क्षमता को जानने के बाद उन्हें क्लास में बच्चों को ग्रुप करके डिवाइड करने में, वर्क ग्रुप डिवाइड करने में आसानी होती थी, क्लास का स्ट्रक्चर को बनाने में और मॉडिफाई क्लास के गोल्स को मॉडिफाई करने में मदद होती थी बच्चों की योग्यता को देखकर। अगला है ग्रुप टेस्ट में दो तरह के ग्रुप टेस्ट होते हैं। अभी हमने ग्रुप टेस्ट देखा, अब ग्रुप टेस्ट दो तरह के होते हैं, पहला वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल, जिसमें एक शाब्दिक होता है, मौखिक, या वर्बल माने बोलकर या लिख, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल टेस्ट में क्या होता है? वर्बल टेस्ट में लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, इसमें शब्दों का, जिसमें कि टेस्ट आइटम को आंसर करते हैं हम लैंग्वेज का सहारा लेके। और नॉन वर्बल में क्या होता है कि हमें यहाँ पर शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है, लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं होती है। फिर होता है परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या होता है कि ये किस पर कराया जाता है? ये प्रदर्शन या फिर परफॉर्मेंस टेस्ट इलिटरेट या अनपढ़ लोगों पर कराया जाता है। ये टेस्ट क्या है कि कुछ पैटर्न बनाना, कुछ सामग्री, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मटेरियल दे दिया गया उससे सॉल्व करना है, यहाँ पर उनको लिख कर बता कर नहीं। तो ये जो है टेस्ट है कुछ इसमें परफॉर्मेंस टेस्ट में को ब्लॉक डिजाइन, क्यूब कंस्ट्रक्शन डिजाइन और पास अलोंग टेस्ट। तो ये टेस्ट क्या होता है? टेस्ट के साथ पास नहीं, यहाँ इस टेस्ट का ही नाम है पास अलोंग, वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट क्या बताते हैं हमें, ये टेस्ट किस तरह का है? तो पास अलोंग टेस्ट सबसे पहले हम जान जाएं कि क्या है। पास अलोंग टेस्ट जो है ना वो इंटेलिजेंस टेस्ट का एक परफॉर्मेंस टेस्ट है। परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन करना, करके दिखाने वाला टेस्ट है, जिसमें 7 से 20 पास। अच्छा, पहले को ब्लॉक को ही हम देख लें, पहले वही है। तो ये को का ब्लॉक डिजाइन जो टेस्ट है ना, तब हम पास अलोंग की बात करेंगे। पहले को ब्लॉक को देख ले नंबर वाइज। तो को ब्लॉक डिजाइन टेस्ट जो है ये भी एक परफॉर्मेंस टेस्ट है जो कि इंटेलिजेंस को मेजर करता है। यह परफॉर्मेंस टेस्ट है, प्रदर्शन टेस्ट है, ठीक है। ये इंटेलिजेंस को मेजर करता है। इस टेस्ट में कितना तरह के क्यूब होते हैं? 16 कलर्ड क्यूब होते हैं, क्यूब्स होते हैं और 17 कार्ड्स होते हैं कलर डिजाइन के। अब 17 डिजाइन के कार्ड हुए और 16 क्यूब हुआ। और सब्जेक्ट को क्या करना है कि डुप्लीकेट करना है, उन दोनों को क्या करना है? टेस्ट टेकर को 16 क्यूब कलर क्यूब मिला और उसको जो भी पैटर्न दिखाया गया है टेस्ट कार्ड में उसे उस तरह का बनाना होता है, उस तरह से अरेंज करना होता है। तो ये डिजाइन ऑफ टेस्ट इस बिलीफ पर मोटिवेट हुआ था कि टेस्ट क्या है कि वैसे पर्सन पर ये एडमिनिस्टर हो सकता है जिन्हें बोलने में या लैंग्वेज की डिफिकल्टी होती है। तो ये ब्लॉक डिजाइन टेस्ट जो है ना वो किसी भी व्यक्ति के विजुअ स्पेशियल एबिलिटीज को मापता है, मतलब कि वो नेत्र संबंधी और स्थान संबंधी क्या योग्यता है कि किस तरह से वो स्थान पे सेट करता है और उसे किस तरह से देख पाता है और किस तरह से उन्हें अरेंज करता है। तो ये वो ब्लॉक डिजाइन जो है ये परफॉर्मेंस टेस्ट के द्वारा क्या चीज को मापता है? तो ये व्यक्ति के नेत्र संबंधी और स्थान संबंधी योग्यता को, कि जैसे हाउ विल दे मेंटली इमेजिन, वो कैसे मानसिक रूप से इमेजिन करके चीज़ों को, वो ब्लॉक को रोटेट करते हैं, फिर कंबाइन करते हैं और वो उस दृश्य के बारे में जानकारी सोच सकते हैं और किस तरह से उसको अरेंज करते हैं। तो ये जो योग्यता है वो बहुत तरह के नाम से जाना जाता है, जिसे हम स्पेशल स्किल्स भी कहते हैं, मतलब स्थानिक कौशल। स्थानिक कौशल का मतलब हुआ स्पेस का किस तरह से यूटिलाइजेशन होता है। ये स्थानिक कौशल सबसे ज़्यादा पेंटिंग में देखा जाता है कि छोटे से कैनवास में किस तरह से वो स्पेस को अरेंज करता है या मैनेज करता है। तो ये भी
स्पेशल में यहाँ ब्लॉक को वो किस तरह से अरेंज करता है, किस तरह से स्पेस में उसको स्थिर करता है या फिक्स करता है, और इससे जो स्पेशियल रीजनिंग या विजुअल थिंकिंग या देखकर वो देख क्या सोच सकता है, ये इंटेलिजेंस का पता चलता है। तो इसे हम को ब्लॉक डिजाइन कहते हैं। ये लिटरेट लोगों के लिए होता है, जिससे कि एक ब्लॉक से कर सकते हैं। क्यूब कंस्ट्रक्शन डिजाइन में क्या है कि ये फर्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है। इसमें क्या है कि इसको सेपर्ट टेस्ट के साथ दिया गया है। इसमें है कि कलर के क्यूब्स होते हैं, और इसमें क्या है कलर्ड क्यूब को अरेंज करना होता है। तो इसको भी हम स्पेशल आइडियाज के लिए स्थानिक विचार स्थान को किस तरह से यूटिलाइज करना है, ये इंटेलिजेंस को जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पास अलोंग टेस्ट में क्या होता है कि पास अलोंग टेस्ट में ये भी इंटेलिजेंस को मेजर करता है। इसमें लकड़ी के ब्लॉक होते हैं। पास अलोंग टेस्ट में लकड़ी के ब्लॉक होते हैं, और इसमें ये 7 से 20 साल की उम्र के लोगों के लिए होता है। पास अलोंग टेस्ट जो है ना, ये टेस्ट 7 to 20 ईयर्स के लोग के लिए कंडक्ट कराया जाता है। ये अलेक्जेंडर के द्वारा WP अलेक्जेंडर ने इसे बनाया था। WP अलेक्जेंडर ने 1937 में इसको बनाया था, और ये लंदन प्रेस में पब्लिश हुआ था। लंदन प्रेस में पब्लिश हुआ था। तो इसमें इंटेलिजेंस को पास अलोंग टेस्ट के द्वारा मापा जाता है। इसमें क्या होता है कि 4 वुडन ट्रे होता है, और वुडन ब्लॉक्स होते हैं जो कि रेड और ब्लू में बने होते हैं ब्लॉक्स, और उसमें 8 डिजाइन के कार्ड होते हैं। तो उस कार्ड को देखकर इस ब्लॉक को अरेंज करना होता है। तो सब्जेक्ट को जो है जिसका टेस्ट लिया जा रहा है, जिसका इंटेलिजेंस टेस्ट हो रहा है, उसे सब्जेक्ट कहेंगे जिस पर टेस्ट किया जा रहा है। उसे डिजाइन कार्ड दिया जाता है, और उसको वो डिजाइन कार्ड देखकर ब्लॉक से उस तरह का इमेज बनाना होता है। और ऐसा नहीं है कि वो अपना पूरा टाइम ले, उसका टाइम लिमिट होता है। अगर वो टाइम लिमिट में बना लेता है तो उसके इंटेलिजेंस की परख होती है। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट ईच कार्ड इज स्कोर्ड टू वर्क आउट IQ। तो जितना टाइम उसको लगता है वह उसके IQ में जोड़ा जाता है, स्कोर किया जाता है IQ निकालने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या हुआ, को ब्लॉक, क्यूब कंस्ट्रक्शन, पास अलोंग। अब आ गया इंडिविजुअल टेस्ट। हम इसे फिर से डिटेल से देखेंगे। इंडिविजुअल टेस्ट में बिने टेस्ट सब इंडिविजुअल था, और टर्मन मेरिल का भी टेस्ट था, स्टैनफोर्ड रिवीजन। तो इंडिविजुअल टेस्ट जो होते हैं, जो व्यक्तिगत परीक्षण होते हैं, सबसे रिलायबल होते हैं, बट ये इसमें बहुत टाइम लगता है एक एक व्यक्ति का टेस्ट लेने में, और बहुत शक्ति लगती है, ऊर्जा की खपत होती है। तो लेकिन ये क्या है कि केस स्टडी करना हो, अगर किसी भी व्यक्ति का अलग अलग केस स्टडी होता है या इंडिविजुअल स्टडी किया जाता है किसी के बिहेवियर प्रॉब्लम का, या कोई बच्चा बैकवर्ड क्यों है, तो वहाँ ये उपयोगी होता है इंडिविजुअल टेस्ट। ये टेस्ट क्या है कि पहले ये वर्बल होता है, मतलब भाषा में होता है। तो अगर बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है इसमें, और हर क्वेश्चन जो है साइमन बिने या स्टैनफोर्ड रिवीजन टेस्ट में वर्बल फॉर्म में होता है, मौखिक रूप में होता है। चाइल्ड को क्या करना होता है, पढ़ना होता है, और उन क्वेश्चन को सुनकर आंसर देना होता है। उसमें वह भाषा का प्रयोग करता है। तो इसमें क्या है इंडिविजुअल टेस्ट में कि बच्चे को टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया जाता है, उसे मदर टंग में क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन साइमन बिने या स्टैनफोर्ड रिवीजन टेस्ट वर्बल फॉर्म में होता है। ये इंडिविजुअल टेस्ट है। साइमन बिने, कौन कौन सा इंडिविजुअल टेस्ट है, तो साइमन बिने और टर्मन, साइमन बिने, साइमन बिने एंड टर्मन मेरिल या स्टैनफोर्ड रिवीजन, स्टैनफोर्ड रिवीजन टेस्ट में क्या होता है कि बच्चे को
मदर टंग में क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे वर्बल फॉर्म में क्वेश्चन पढ़ा जाता है, उसको सुनकर या तो पढ़कर या तो सुनकर उसका वो आंसर देता है लैंग्वेज में। तो अगर बच्चा पूरी तरह से लैंग्वेज में कन्वर्सेंट नहीं होता है या नहीं समझ पाता है भाषा को, तो या तो वो अनपढ़ होता है, तो उस केस में वर्बल टेस्ट नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर फिर मौखिक टेस्ट से हमारा पर्पस सर्व नहीं होगा। तब वहाँ पर क्या होता है कि नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस टेस्ट लिया जाता है। इंडिविजुअल टेस्ट में भी पहले हम वर्बल टेस्ट लेते हैं, अगर बच्चा अनपढ़ है या नहीं पढ़ पा रहा है तब हम नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस टेस्ट लेते हैं। तो इसमें बच्चे को कुछ करना होता है, चाइल्ड को कुछ करना होता है, क्वेश्चन का आंसर नहीं देकर बल्कि कुछ करने का, करके दिखाना होता है, क्योंकि वह भाषा नहीं समझ पा रहा है तो उसे अब कुछ करने के लिए दिया जाता है। तो जैसे चाइल्ड में फॉर इंस्टांस फिट ए वुडन बोर्ड विथ ए डिप्रेशन इन सम ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स। अब मान लो बच्चे को कोई लकड़ी के बोर्ड में कुछ कर सकता है, तो उसमें क्या है कि ट्रायंगल रेक्टेंगल कुछ भी बनाया हुआ दिया जाता है बच्चे को, और उसको कहा जाता है कि उसको या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो या तो असेंडिंग ऑर्डर में रखो, या तो किसी फिट करो, या जो भी डिसइंटीग्रेटेड पार्ट है तो बहुत सारा पजल का, और उसको इकट्ठा करके एक डिज़ाइन बनाओ, एक पिक्चर बनाओ। इसमें कोई लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं होती है, और इंस्ट्रक्शन को भी मान लीजिए कि वो भाषा नहीं समझ रहा है तो उसे कैसे आप बताएंगे कि क्या करना है, तो आप अपने एक्शन से या डेमोन्स्ट्रेशन से उसको दिखा सकते हैं कि करना क्या है। तो पजल दे दिया गया, उसको क्या करना है, असेंबल करके एक डिज़ाइन बनाना है। तो इस तरह का चीज़ नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस इंडिविजुअल टेस्ट हुआ, जहाँ पर बच्चा पढ़ नहीं सकता है या भाषा नहीं समझ पाता है। तो क्या क्या उदाहरण है, नंबर ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट प्रिपेयर किया गया है, जिसमें अलेक्जेंडर पास ए लॉन्ग टेस्ट है, इंडिविजुअल टेस्ट हो सकता है, उसमें उसको कहा जाएगा क्यूब को डिजाइन दिखा के कि वैसा बनाओ। को ब्लॉक डिजाइन अभी हमने देखा कि ब्लॉक से लेकर डिजाइन बना सकता है। इसी तरह से कॉलिन ड्रेवर परफॉर्मेंस टेस्ट है, वेस्लर का परफॉर्मेंस टेस्ट है, टर्मन मेरिल का परफॉर्मेंस टेस्ट है, और केंट का भी परफॉर्मेंस टेस्ट है। लेकिन केंट का टेस्ट क्या है, वो क्लिनिकल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, वो इंटेलिजेंस को जानने से ज़्यादा नैदानिक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, जिसमें कि 5 ओरल टेस्ट होते हैं। केंट का परफॉर्मेंस में 5 ओरल टेस्ट होता है और 7 रिटन टेस्ट होता है, और सबका टाइम कितना होता है, 1 मिनट। ठीक है, तो ये सारा वर्बल टेस्ट होगा, इसमें नॉन वर्बल टेस्ट नहीं हुआ। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट जो होता है उसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें एक एक व्यक्ति को टेस्ट लेने में बहुत टाइम लगता है, और इसकी रिलायबिलिटी पर भी सवाल उठता है, क्योंकि ये टेम्परेरी रिस्पॉन्स हो सकता है, या किसी भी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा अगर उसमें आदत हो काम करने की तो उसका अच्छा उसमें स्कोर हो सकता है। तो ये इसमें क्या होता है कि जिसकी आदत है उसको रिवार्ड मिल जाता है टेस्ट में, और दूसरे का स्कोर लो हो जाता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाता है, क्योंकि किसी को अगर कोई कार्य करने का प्रैक्टिस हो तो वो उसका फ़ायदा उठा सकता है। ग्रुप टेस्ट अब आ गया। ग्रुप, अभी हमने इंडिविजुअल टेस्ट देखा, अब ग्रुप टेस्ट में क्या है कि ये लार्ज लोगों, बहुत सारा लोगों को एक साथ बड़े पैमाने पर हम इस टेस्ट को कंडक्ट करा सकते हैं, चाहे स्कूल में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे किसी आर्मी पब्लिक कहीं भी। तो इसमें क्या होता है कि जब फेवरेबल एडमिनिस्ट्रिंग कंडीशन होता है, सब लोग सहयोगी होते हैं, तो इसका रिजल्ट रिलायबल होता है और इसकी वैधता भी प्रेडिक्टिव होती है, क्योंकि वैलिडिटी का क्या मतलब हुआ कि जिस टेस्ट के लिए हम जिस चीज़ को जांचने के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं उसका रिजल्ट उसी उसी चीज़ को हम जांच पाते हैं, तो वो वैलिड कहलाता है। और रिलायबल क्या है कि इसका रिजल्ट अगर एक बार जो आया वो अगली बार भी वही आएगा, तो ये रिलायबल होता है। और कैन बी कंपेयर्ड फेवरेबली विथ इंडिविजुअल टेस्ट, तो यहाँ पर इसे इंडिविजुअल टेस्ट से हम तुलना भी कर सकते हैं। तो आर्मी अल्फा और बीटा टेस्ट, ये आर्मी अल्फा और बीटा टेस्ट जो है शुरू में बहुत प्रोमिनेंट थे। स्पीयरमैन ने ग्रुप टेस्ट बनाया था और कैंडिडेट को क्वेश्चन पढ़कर सुनाए जाते थे, लेकिन सिरिल बर्ट ने ग्रुप टेस्ट बनाया जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ सेक्शंस था क्वेश्चन का, और जिसमें कि हर सेक्शन में एक पर्टिकुलर जैसे अलग अलग सेक्शन बनाया गया और हर में अलग अलग टाइप का
क्वेश्चंस था, हर सेक्शन में अलग अलग तरह का क्वेश्चन या पर्टिकुलर काइंड का क्वेश्चन था। और ये जो था कि आर्मी बीटा के बाद जो ये टेस्ट बनाया गया, स्पीयरमैन ने जो बनाया था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसको रीड आउट करके लोगों को बताया जा सकता था। तो सिरिल बर्ट ने जो क्वेश्चन बनाया उसमें क्या था कि अलग अलग सेक्शन में उन्होंने अलग अलग तरह के क्वेश्चन दिए। तो उनका जो ग्रुप टेस्ट था, टेस्ट नंबर 23, जिसमें कि 50 सेम अपोजिट प्रॉब्लम थे पर और 30 सेंटेंस कंप्लीट। 23 कंप्राइजेस ग्रुप टेस्ट नंबर 23 जो था उसमें 50 जो थे तो अपोजिट प्रॉब्लम थे, अपोजिट और समान, सेम एंड अपोजिट प्रॉब्लम थे। दूसरा में 30 में मिक्स सेंटेंस थे। और 25 एनालॉजीज थे और 18 रीजनिंग के प्रश्न थे ग्रुप टेस्ट में। ठीक है, तो ये टेस्ट कंडक्ट कराया गया जिसमें स्कोर के आधार पर उन लोगों के ग्रुप का इंटेलिजेंस को आंका गया। तो जनरल क्या होता है ग्रुप टेस्ट में, क्या क्या विशेषता होती है? तो ग्रुप टेस्ट में क्या है कि अधिकांश ग्रुप टेस्ट जो होता है उसमें जो समूह परीक्षण होता है वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट का मतलब होता है कि वो पहले से टेस्टेड होते हैं, उनका रिजल्ट रिलायबल और वैलिड होता है। तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यूज होता है। पश्चिमी देशों में शैक्षणिक संस्थानों में इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता था। ये डायरेक्शन और मैनुअल जो है एग्जाम का वो पहले से बनाया हुआ होता है और उसको कोई भी व्यक्ति उसको एडमिनिस्टर कर सकता है क्योंकि उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताया गया रहता है पहले से। और टेस्ट आइटम जो होता है इस ग्रुप वर्बल टेस्ट में वो भाषा ही होता है, मतलब कि परीक्षण भाषा लैंग्वेज में होता है। और कुछ टेस्ट आइटम जो होता है उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें कि रीजनिंग होता है, ज्योमेट्रिक के फॉर्म्स के बारे में या नंबर्स के बारे में। कुछ ग्रुप वर्बल टेस्ट ऐसे होते हैं जो स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड के सारे वर्बल टेस्ट हैं, तो इसमें शब्द और भाषा और नंबर्स होते हैं। और स्कॉलिस्टिक ये शैक्षणिक योग्यता को मापने के लिए भी किए जाते हैं और इन्हें एडमिनिस्टर करने में और स्कोर करने में आसानी होती है ग्रुप टेस्ट में। तो अब देखिए यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं ग्रुप टेस्ट और इंडिविजुअल टेस्ट में। तो इंडिविजुअल टेस्ट क्या है, एक व्यक्ति पर एक समय में किया जाता है। और ग्रुप टेस्ट है किसी भी ग्रुप में, एक बड़े ग्रुप में एक समय में कंडक्ट कराया जाता है। ये कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें टाइम लगता है और एडमिनिस्ट्रेशन में टाइम भी लगता है और खर्च भी होता है। ये लेस कॉस्टली है क्योंकि बहुत सारे लोगों पर एक साथ कंडक्ट किया जाता है। इसमें एक ट्रेंड टेस्टर की ज़रूरत होती है इंडिविजुअल टेस्ट में क्योंकि इसके रूल्स रेगुलेशन फिक्स नहीं होते हैं। यहाँ पर ट्रेंड पर्सन नहीं होता क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं होती है, इसमें सारे रूल्स पहले से लिखे होते हैं। देयर इज फेस टू फेस इंटरेक्शन, यहाँ इंडिविजुअल और टेस्टर के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, सामने सामने बात होती है। यहाँ पर इस तरह का नहीं होता है, टेस्ट दे दिया गया वो कंडक्ट होता है में पूरे ग्रुप के साथ फेस टू फेस नहीं होता है जो टेस्टर होता है। इंडिविजुअल टेस्ट रिलायबल होता है, इसमें गाइडेंस दिया जा सकता है व्यक्ति को, उसके रिजल्ट के आधार पर हर व्यक्ति को उस गाइड किया जा सकता है। ग्रुप टेस्ट बहुत से फैक्टर से प्रभावित होता है। ये छोटे बच्चों पर उपयोगी होता है इंडिविजुअल टेस्ट, ये बड़े बच्चों पर और वयस्कों पर। टेस्टर यहाँ इंडिविजुअल टेस्ट में मोटिवेट कर सकता है व्यक्ति को पढ़ाई करके और उसको उत्साहित करके। और इसमें क्या है कि हर बच्चे की नीड को वो समझ सकता है। यहाँ पर ये संभव नहीं है ग्रुप टेस्ट में क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर चीटिंग का स्कोप कम होता है इंडिविजुअल टेस्ट में क्योंकि एक ही व्यक्ति होता है, फेस टू फेस टेस्ट हो रहा है। चीटिंग यहाँ पर लार्ज स्केल में संभव हो सकता है। वहाँ यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं होता है इंडिविजुअल टेस्टिंग में। लेकिन ग्रुप टेस्टिंग में स्पीड और रीडिंग एबिलिटी जो है सो टेस्ट का स्कोर को प्रभावित करता है। किसी को पढ़ने का बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, रीडिंग का या काम लिखने का, तो वो आगे एक्सेल कर जाता है। जो स्लो होते हैं लिखने में वो पीछे रह जाते हैं। इसमें कोई फॉर्मेलिटी स्पेशल नहीं होता है इंडिविजुअल टेस्टिंग में, इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी होती है इसको एडमिनिस्टर करने में। इंस्ट्रक्शन कैन बी मेड क्लियर बिफोर टेस्टिंग, इसमें क्या है कि टेस्ट के पहले इंस्ट्रक्शन दिया जाता है
और इसमें ग्रुप में होता है कि कुछ लोग इंस्ट्रक्शन को क्लियरली नहीं समझ पाते हैं। अब आता है परफॉर्मेंस टेस्ट। हमने ग्रुप टेस्ट देखा, इंडिविजुअल टेस्ट देखा, वर्बल टेस्ट देखा, नॉन वर्बल टेस्ट देखा। अब परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट में ये नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस टेस्ट को हमने पहले डिस्कस किया है। यहाँ पर हम सच ऐसे टेस्ट का देखेंगे कि कैसे इसमें ये बनता कैसे है। तो नॉन वर्बल टेस्ट में बहुत सारे आइटम होते हैं, जैसे रिलेशनशिप ऑफ फिगर्स, वो फंक्शनल हो सकता है या स्पेशल, मतलब कि आंकड़ों का संबंध जो कि कार्यात्मक हो, इससे उससे जुड़ा हो तो बना सकते हैं। फंक्शनल मतलब एक की वजह से दूसरा है। फंक्शनल रिलेशन के वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो एक्स क्या है, वाई क्या है, एक्स पर निर्भर है। इस तरह का रिलेशन हम बता सकते हैं। स्पेशल मतलब स्थानिक रिलेशन बता सकते हैं कि ये किस तरह से फिट होगा। फिर फिगर बनाना, ड्राइंग बनाना, ह्यूमन फिगर बनाना, पिक्चर को कंप्लीट करना, पैटर्न को पूरा करना, स्पेस रिलेशनशिप डायग्राम के द्वारा बताना, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, क्यूब रिलेशनशिप बताना, लाइन बना, फिगर के थ्रू लाइन बनाना, फिर उनको ब्रेक करना सेक्शन, अलग अलग सेक्शन में, जिसे कि हम मिनेसोटा पेपर फॉर्म ब्रॉड बोर्ड टेस्ट जो होता है उसमें इसी तरह का होता है कि लाइन को फिगर्स के थ्रू बनाकर उसे ब्रेक करना होता है गिवन सेक्शन में। फिर मैकेनिकल रिलेशनशिप, इंटरलॉकिंग, ये सब होता है, जिसमें ये सारे चीज परफॉर्मेंस टेस्ट के तहत आते हैं, जिसमें करना होता है। और कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो एक्चुअल हैंडलिंग की जरूरत है, वास्तविक हैंडलिंग, जैसे असेंबली ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम देयर डिस्कनेक्टेड पैंस कॉल्ड मैनिकिन एंड प्रोफाइल, मतलब जो डिस्कनेक्ट किए गए हैं उनको फिर से संयोजन करना। कोल ब्लॉक डिजाइन, जिसमें कि हाथ का, जिसमें हैंडलिंग जरूरी है, ब्लॉक को खिसकाना पड़ता है हाथ से। पिक्चर कंप्लीशन में भी पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए हाथ का वर्क चाहिए, क्यूब का कंस्ट्रक्ट करने के लिए। फिर फॉर्म बोर्ड पेपर पेंसिल से काम करना। पास अलोंग टेस्ट में भी हम एक चीज़ों को इधर से उधर लाते हैं। तो ये जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है रावेन के द्वारा बनाया हुआ है, रावेन का भी टेस्ट आता है। डम फ्रीज में ये वाइडली यूज्ड पेपर पेंसिल ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट है, जिसमें पेपर पेंसिल से टेस्ट का काम करना होता है। तो पेपर पेंसिल का जो ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट होता है वो राविन ने दिया था। तो ये परफॉर्मेंस टेस्ट में हैंडलिंग की जरूरत होती है, मतलब हैंडलिंग का मतलब एक्शन की जरूरत होती है, हाथ का प्रयोग करना होता है। जैसे कोई ड्राइंग बनाना हो या फिर कुछ अरेंज करना हो, तो ये सारा चीज को हम पेपर पेंसिल टेस्ट करते हैं। इसमें क्या है कि ग्रुप ऑफ असेसमेंट टूल, जिसमें कैंडिडेट रिस्पॉन्ड करते हैं, राइटिंग करते हैं, बनाते हैं, अपना एबिलिटी को दिखाते हैं। तो ऑब्जर्वेशनल स्किल और वेराइटी ऑफ सेटिंग में, तो नॉन वर्बल टेस्ट होता है, ये एडल्ट के लिए और चिल्ड्रन का, ये पेपर में डिजिटल कम्युनिकेशन फॉर्मेट में होता है। तो इसमें रेवन का प्रोग्रेसिव जो मैट्रिसेस टेस्ट है ना, ये टेस्ट प्रोग्रेसिव इस तरह से है कि यहाँ क्वेश्चन जैसे जैसे टेस्ट बढ़ता जाता है। प्रोग्रेसिव टेस्ट का क्या मतलब हुआ कि प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि जैसे जैसे टेस्ट आगे बढ़ता है बिकम्स डिफिकल्ट, टेस्ट बिकम्स डिफिकल्ट, जैसे जैसे टेस्ट आगे बढ़ता जाता है, जैसे प्रोग्रेस करता है टेस्ट, वो डिफिकल्ट होता जाता है। तो ये क्या है कि इसमें मिसिंग एलिमेंट को ढूंढना होता है, डिटरमाइन करना होता है, जो कि मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है, इसीलिए इसका नाम रेवेंस मैट्रिक्स कहा गया। ये मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है और उसे ढूंढना होता है, जो एलिमेंट मिसिंग है उसको ढूंढना होता है। ये अगर हम टेस्ट करेंगे तब समझ में आएगा। फिर क्या है परफॉर्मेंस टेस्ट
का अब हम देखते हैं कि यूज इसका फायदा क्या है। तो ये यूजफुल क्या है, स्पेसिफिक एबिलिटी को मेजर करने का है कि परफॉर्मेंस टेस्ट के द्वारा हम किसी की विशिष्ट क्षमता को माप सकते हैं। तो किसी कैटेगरी ऑफ पर्सन को डिसाइड करने के लिए, जैसे ये डेफ पर्सन जो सुन नहीं सकता है, those who are in disadvantage of verbal test, जो लैंग्वेज डिफिकल्टी के कारण जिन्हें मौखिक परीक्षा में नहीं शामिल हो सकते हैं, जो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए काम आता है, और जो कि वर्बल टॉक्स नहीं कर पाते क्योंकि स्कूल में वो विफल रहे हैं या फेलियर है। तो ये हाईली यूजफुल कहाँ है, वोकेशनल और एजुकेशनल गाइडेंस में इसका बहुत उपयोग होता है। और जो लोगों की प्रैक्टिकल, व्यवहारिक और यांत्रिक एबिलिटी इस टेस्ट से पता चलता है। परफॉर्मेंस टेस्ट से यांत्रिक एबिलिटी का भी पता चलता है और व्यावसायिक मार्गदर्शन में इसका यूज होता है। फिर जो बच्चे स्कूल जाने के पहले होते हैं और जो पढ़ना लिखना नहीं शुरू करते हैं, उनके लिए ये सुटेबल टेस्ट है। ये क्लिनिकल पर्पस के लिए भी यूजफुल है। ये उनके ऐसे लोगों को जो न्यूरोटिक्स हैं या मानसिक रूप से कमजोर हैं, उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है, क्योंकि वो कंसंट्रेट करते हैं सब ब्लॉक डिजाइन और इस तरह का करने में। दे आर यूजफुल फॉर एडल्ट ओवर 30 साल से बड़े वयस्कों के लिए, जो नंबर और वर्ड में इंटरेस्ट जिनका खत्म हो गया है उनके लिए उपयोगी है। तो परफॉर्मेंस टेस्ट जो है ना, वो कल्चर फ्री है, कहीं भी कोई भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसका ना तो कोई लैंग्वेज से संबंध होता है, ना तो किसी कल्चरल बैकग्राउंड की ज़रूरत है, ना ही किसी नेशन से जुड़ा हुआ है। इसमें परफॉर्मेंस टेस्ट में कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। इस तरह से हमने देख लिया वर्बल, नॉन वर्बल, इंडिविजुअल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। दैट्स ऑल, थैंक यू।